जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। नमस्ते। आप देख रहे हैं, हाँ जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो आइए चलते हैं, हम आपको फिर लेकर आज झारखंड, जहाँ की चुनाव सर पे है। अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, पर जो हीट है ना, वो अपने चरम पे है। आंदोलन, उग्रवाद, क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी 1 तारीख को हजारीबाग में 8 ट्रकों में आग लगा दिया गया, जो कोयला ढोते हैं। दूसरी तरफ एक इलाका है गोविंदपुर का, संजय जी बेहतर समझेंगे और उसमें बताएंगे विस्तार से। वहाँ जो रेल पटरी है मालगाड़ी के लिए, उसको करीब कहा जाता है, जो रिपोर्ट्स हैं कि 369 सेंटीमीटर का पटरी उड़कर 40 मीटर दूर गिर गया। ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, इतना शक्तिशाली बम लगाया गया था। और ये 1 तारीख की घटना है। 2 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी झारखंड के हजारीबाग में थे और उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही हैं। जल, जंगल, जमीन, और उन्होंने इनफिल्ट्रेशन, बांग्लादेशी इशू को बहुत ही स्ट्रांगली उठाया। शायद उनके भाषण का प्रमुख बिंदु या केंद्र कहें उनके अटैक का बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन पे था। और इसके लिए वो कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल समझाते हुए उन्होंने कहा कैसे ट्राइबल आबादी कम हुआ है और बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन और बांग्लादेशी लोगों का जो नंबर है वो संथाल परगना और पर्टिकुलरली झारखंड के इलाके में, संथाल परगना तो झारखंड का ही पार्ट, पर उनका कहना था संथाल परगना में और ज्यादा है, दूसरे इलाकों में भी वो घुस चुके हैं। तो ये जो उग्रवाद, इनफिल्ट्रेशन, आने इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुआ है और मार काट की स्थिति शुरू, मारा मारी शुरू। पॉलिटिकल बातें तो हम आपसे करेंगे ही, जिसपे कि एक दूसरे के खिलाफ जम के लोग जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। पर फिलहाल अभी हम जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो इलेक्शन के साथ रिलेटेड है, उस पर हम चर्चा करेंगे। संजय जी, आपसे मैं विस्तार से जानना चाहूंगा, आज की तारीख में झारखंड में क्या हाल है लॉ एंड ऑर्डर इन 4-5 घटनाओं के बाद। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस पर भी आप बताएंगे कि सिमडेगा में सुना कि जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि सिमडेगा में मंदिरों में दुर्गा, शिव, हनुमान जी के मंदिर मूर्तियों को तोड़ा गया, त्रिशूल तक को तोड़ दिया गया। छोटी सी घटना होगी, कहीं 1-2 इस तरह की कहीं वारदातें हुई होंगी, पर ये गलत है एक तरह से देखा जाए। और दूसरी तरफ नहीं, सॉरी, सिमडेगा में तो ये आंदोलन था मुस्लिम समाज का, जो उन्होंने कहा है किसी स्वामी ने शायद का मुद्दा उठा करके उन्होंने मोहम्मद साहिब पे कुछ विवादित टिप्पणी कर दी थी। उसको लेकर वो उग्रवाद, वो आंदोलित हो गए थे और उन्होंने उग्र आंदोलन की भी धमकी दे डाली है। इसके अलावा आप जैसे बड़ी घटना है बंधु, गोविंदपुर में जो मूर्तियों की बात मैं कर रहा था, जहां तोड़ी गई हैं कुछ मूर्तियां, क्या है मामला, ये आप जरा विस्तार से हमें बताएं तो बेहतर होगा सर। और बरहेट और बरहरा इलाके में जो रेल पटरियां उड़ाई गई हैं जी। देखिए अजय जी, मैं बता दूं, बड़े साफ शब्दों में कह दूं कि नक्सली वही है जहां मिनरल है। मिनरल लेकर के झमेला चलते रहा है। चाहे आप छत्तीसगढ़ का मामला उठा लीजिए, झारखंड का उठा लीजिए, मध्य प्रदेश का उठा लीजिए, अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कर्नाटका का उठा लीजिए। जहां मिनरल है वहां नक्सली है। इस ये कहने में थोड़ी सी भी गुरेज नहीं है। हाँ, नक्सलियों के पांव उखड़ गए थे, लेकिन ये चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौसम है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में के लिए ये सब सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो यहाँ डीजीपी हाल में बदले हैं। डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता। उन्होंने पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए हुए थे, तो 150 किलोमीटर की यात्रा सड़क मार्ग से करवा दिया था। तो लॉ एंड ऑर्डर छिटपुट घटनाएं होते रहती हैं और नक्सली गतिविधि में काफी गिरावट आया है, काफी गिरावट आया है, थोड़ा नहीं। जिस शहर को जाना लोग नहीं पसंद करते थे रात में, अब रात में भी जाते हैं, लोग आते हैं। जैसे रांची से पलामू 5 बजे के बाद कोई जा नहीं पाता था, और रांची से सिमडेगा जिसका जिक्र आपने किया वहां जा नहीं सकता था। अब रात हो दिन हो, लोग धड़ल्ले से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इन नक्सलियों का अंतिम चरण चल रहा है। जिस तरह से
पुलिस मुस्तैद है या फिर केंद्र सरकार का जिस तरह का दबाव है, दबदबा है कि नक्सली को मटिया मेट कर देने का है, तो उस राह पर लोग चल निकले हैं। दूसरी चीज क्या है कि अब झारखंड ही नहीं, तमाम राज्यों जिनका भी नाम हमने लिया, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे सब जगह सड़कें अच्छी हो गई हैं। तो यातायात की सुविधा अच्छी होने के कारण भी नक्सलियों के पांव उखड़ गए हैं और वो लोग किनारे हो गए हैं। लेकिन देखिए, मैं ये आपसे जानना चाहता था, देखिए मोदी जी 3 तारीख को आए, 1 तारीख की रात में हजारीबाग में एक घटना होता है, 2 तारीख को आए थे, 2 अक्टूबर में उन्होंने समापन किया था अपने झारखंड यात्रा का, जो उनका पद यात्रा था, जो उनके पार्टी का पद यात्रा था। और ये 1 तारीख को हजारीबाग में 8 गाड़ियों, ट्रकों को आग लगा दिया गया, उनके ड्राइवर को बुरी तरह से अब मैं वहीं पे मैं आ रहा हूँ अजय जी, वहीं आ रहा हूँ। ये बड़हरा और बरहेट में ट्रेन पटरी, जो हाल फिलहाल में सुना नहीं जाता था, ट्रेन पटरी, रेल पटरी को उड़ा दिया गया हेवी एक्सप्लोसिव के द्वारा। ये है क्या अजय जी? ये लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि हाँ हम लोग अभी हैं, ये काम नक्सली कर रहे हैं, और उसी में उन लोगों ने इस अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं बता दूं कि ट्रेन पटरी उड़ाने में माहिर असम हुआ करता था। तिनसुकिया बम ब्लास्ट कांड आपको याद होगा, 95-96 की घटना है, 300 लोग मारे गए थे। उधर ज्यादातर नक्सली उग्रवादी ये काम करते थे कि रेल पटरी उड़ा दिया करते थे। झारखंड में भी ये काम करते थे लोग, हाईजैक तक उन लोगों ने ट्रेन को कर लिया था। तो अभी थोड़ा सा उनकी गतिविधियों में गिरावट आई है, क्योंकि राज्य के लोग भी अब समर्थन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सबके अपने अपने काम निकल आए हैं, लोग कहीं ना कहीं इंगेज हो गया है। अगर लोग इंगेज नहीं होते तो ये काम जरूर करते हैं, इसी से गांव में इनका समर्थन नहीं मिल पा रहा है, ग्रामीण इनके पक्ष में नहीं जा पा रहे हैं, तो नक्सलियों की गतिविधि में भारी गिरावट आई है। क्योंकि प्रधानमंत्री आने को थे और उनको ललकारना था या उनको चैलेंज करना था और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, तो इस घटना को लोगों ने अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस महकमे सूत्रों की बात अगर हम करें तो उन लोगों ने ये दावा किया है कि बहुत जल्द जिन लोगों ने एक कुकृत्य किया है उनको नकेल दिया जाएगा और दिया जा सकता है। उस पर पुलिस फास्ट भी हुई है, सीआरपीएफ के जवान भी लगे हुए हैं कि किस तरह से इनको पकड़ा जाए। चाईबासा में थोड़े नक्सली हैं, ये बात तय है। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे ही पुलिस कार्रवाई करती है, तो अजय जी आप झारखंड रहे हुए हैं, ये लोग दूसरे स्टेट में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर झारखंड में कार्रवाई होती तो धीरे से उड़ीसा प्रवेश कर गए, झारखंड के धनबाद कोइलवरी इलाका में अगर काम हुआ नक्सली पकड़ने के लिए तो लोग बंगाल घुस जाते हैं, बिहार घुस जाते हैं, जिससे पुलिस छोटी हो जाती है, पुलिस बोली पड़ जाती है। लेकिन पुलिस को साधुवाद देने का काम है और उनके पीठ थपथपाने का काम है कि उन लोगों ने नक्सलियों को नकेल जरूर दिया है अजय जी, बेलगाम नक्सलियों को नकेल। इनका दावा, इनका तो कब्जा था, जंगल पर कब्जा था, लकड़ियों पर कब्जा था, ठेका पर कब्जा था, ठेकेदार पहुंच नहीं पाते थे सड़क बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए। जो बजट होता था, अगर 10,000 रुपये का बजट है तो नक्सली इलाका में 15,000 20,000 रुपये में उस बजट को पास किया जाता था, डीपीआर बनता था। क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं से ये लाभ मिलने की जरूरत है। और नक्सलियों का जो सिस्टम है, नामधारी की बात करें, जो झारखंड के विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे हुए हैं, उन्होंने उस जमाने में बोला था कि नक्सलिज्म या तो माओ को मान करके चले या लेनिन को मान करके चले। भाई समानता के अधिकार मानते हैं, तो उस अधिकार को लेकर के वो अपना काम करते हैं। तो ये सब चीजों पर थोड़ी सी नकेल का अच्छी नकेल आई है। और जब सेदपुर जाना मुश्किल हुआ करता था। आपकी बात से बहुत क्लियर होता है कि नक्सलिज्म पे कंट्रोल हुआ है। जो पहले हम देखते थे झारखंड में आए दिन होता था, बिहार के गया और जहानाबाद क्षेत्र की तरह वहाँ भी आग लगा रहता था, लातेहार पलामू वगैरह का चाईबासा का क्षेत्र होता था, जहाँ हर दिन कोई ना कोई नक्सली घटना होती थी। इधर काफी दिनों से उस पे छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मैं आपको, हाँ जी बताएं। मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि ये नक्सली आए कैसे, आपके दर्शक इस चीज को समझ लें। तो 1977 में बिहार का एक गांव था एकवारी,
वहां सबसे पहली हत्या हुई थी जगदीश मास्टर की। और ये नक्सलियों की जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी, अटिया लेकर के हुआ था। 20 बोझा पर एक बोझा उनका अपना होता था। तो वो आंदोलन एकवारी गांव की पहली हत्या हुई और वही धीरे 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 पसरते हुए पूरे जगह में चला गया था। तो अब वैसी बात नहीं रही। नक्सलियों के भी कुछ सिद्धांत जो पहले थे अब नहीं रहे। जो हम लोग पढ़ते थे या गीत सुनते थे नक्सलियों का कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, ये उनका गीत हुआ करता था। तो अब इन सब गीतों से कोई ठोस इन लोगों को मतलब रहा नहीं। अब एकमात्र ये तो कार्यक्रम जो देख बन गया है, ये तो काफी दिनों सत्यानंद में भोक्ता का घर उड़ा दिया गया था, जो अभी यहाँ श्रम मंत्री है झारखंड में, उनका घर उड़ा दिया गया था। तो उन्होंने भी कहा था कि ये मनी कलेक्शन हो गया है, इसके अलग कुछ नहीं है। तो जिन राजनेताओं की बात सुन करके ही मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो लोग जो जो बात बोल रहे हैं, तो उसी हिसाब से, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तय किया था कि नक्सलिज्म को हम लोग खत्म करेंगे, तो उसको धीरे धीरे बढ़ रहा है अजय जी। और बाकी अपनी उपस्थिति नहीं, दर्ज कराने मैं के आपकी लिए बातों से ये काम करेंगे। संजय जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, पर मेरा सवाल था उस पे आप थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देंगे। मेरा कहना था कि झारखंड में जब मैं था वहाँ कवर करने जाता था, गांव देहात में जाता था, समाजवाद की बात करते थे। आज की तारीख में मनी ट्रांसफर, मनी कैसे उगाही हो, पैसे की कैसे उगाही हो, और राजनीतिक जो इंटरेस्ट है उसका कारण सामने दिखता है कि इलेक्शन के कुछ दिन पहले इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, गोविंदपुर जो झारखंड का एक क्षेत्र है, एक इलाका है, गांव है, वहां पर कुछ मूर्तियों को तोड़ने की बात आई है। कुछ रिपोर्ट्स आए हैं कि वहां कुछ मूर्तियां तोड़ी गई हैं। रात में ये तोड़ी गई थी, सवेरे जब पुरोहित गए मंदिर का दरवाजा खोला तो पता चला कुछ मूर्तियां टूटी हुई हैं, दरवाजा टूटा हुआ था, देखिए अजय जी, जैसा रिपोर्ट कह रहा है। मैं सच्चाई आप बेहतर जानते होंगे, इससे वाकिफ होंगे। दूसरी तरफ सिमडेगा में एक समाज के लोग निकल पड़ते हैं आंदोलन करने के लिए, और उन्होंने एक प्रदर्शन कर दिया कि किसी स्वामी ने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ विवादित टिप्पणी की थी, और उन्होंने उग्र आंदोलन की भी धमकी दी है। ये सब कहीं ना कहीं इलेक्शन से जुड़े हुए मामले नजर आते हैं। जी, पूरी पूरी तरह से अजय जी मैं आपके बात से सहमत हूँ। ये कंप्लीट राजनीतिक बातें हैं और चुनाव से जुड़ी हुई ये हिसाब किताब है, इससे अलग नहीं है। सिमडेगा का थोड़ा भौगोलिक स्थिति मैं बता दूं तो सिमडेगा कुटी विधानसभा अंतर्गत आता है। सिमडेगा विधानसभा कोलेबिरा, तोरपा, कुट्टी, तमाड़ और खरसमा, ये 6 विधानसभा कुटी लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। ये पूरी तरह से आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सुरक्षित क्षेत्र में आता है। ये सुरक्षित क्षेत्र में आता है। इसके पहले यहाँ से सांसद अर्जुन मुंडा जी हुआ करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के थे। इस बार वो चुनाव हार गए। ये पूरी तरह से आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ ईसाइयत है। यहाँ जो भी है, ईसाई लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए सिमडेगा में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के भी विमला प्रधान पिछले बार वो जीती थी, पिछले बार जीती थी। इस बार वहां से सिमडेगा विधानसभा से शशिभूषण दाड़ा जी जीते हुए हैं। तो स्थितियां ऐसी है कि वहां एक बड़ा तालाब है, जहां बड़े पैमाने पर हिंदुओं का मेला लगता है। उसको राम से जोड़ करके देखा गया है कि प्यास लगी थी तो राम ने बाण चलाया था, तो वहां से जो पानी निकला वो नदी आज भी है। अब रही बात मुसलमानों की, ईसाई की या हिंदू की, तो अगर ठेठ शब्दों में हम कहें अजय जी, तो नेता मतलब राजनेता या नेता अगर इस चीज को चाहे समाज को किस तरह से जोड़ना है तो समाज जुड़ जाएगा। अगर वो नहीं चाहे तो इस तरह की बयानबाजी लेकर के स्थितियां खराब बनती है। और हमारे यहाँ तो अपने संविधान में है सब धर्म को सम्मान देने के लिए। गांधी जी भी बोल के गए हैं, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो सबको सन्मति की जरूरत है। और बाकी ये धर्म और के मामले में ज्यादा बोलना हम पत्रकारों के लिए उचित भी नहीं होता है, क्योंकि ये बातों को पकड़ करके फिर एक नया कहानी शुरू होता है। हम पत्रकारों की जिम्मेवारी भी बनती है राष्ट्र हित, समाज हित और देश हित में काम करना, और धार्मिक बातों को दबा करके रखना या फिर उनको नॉर्मल कर करके रखना। ये बात अगर हम लोग
अपने से कहें कि हाँ गलती किसकी है, उचित नहीं है। सीधी सी बात है कि जितने अगर कुछ का 100%। किसी भी धर्म के बारे में अगर प्रतिक्रिया की थी तो उसने गलती की, और वो भी गलती किया जो कि उनके उस बयान के अगेंस्ट जुलूस निकाला। अब रही बात प्रधानमंत्री जी के आने की, वो आए हैं, उन्होंने वही बात बेटी रोटी और माटी की बात की है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बेटी रोटी झारखंड के लड़ाकुओं ने लड़कर अलग झारखंड तो बना दिया, लेकिन बेटी रोटी माटी की समस्या अभी भी बरकरार है अजय जी, इससे अलग नहीं है। हमारे यहाँ पलायन जबरदस्त है, बड़े पैमाने पर पलायन, और रोजगार के लिए पलायन किसी भी स्टेट के लिए बड़ा दुखद होता है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि 40% मिनरल इस झारखंड में है। झारखंड में क्या नहीं है? हीरा खादान, सोना खादान, कोयला खादान, लोहा खादान, यहाँ तक कि जो अंगूठियां हम लोग पहनते हैं, वो ओनेक्स पहने, मूंगा पहने, ये सब के खादान है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ के लोग, मतलब हमारे झारखंड के लोग पलायन करते हैं, तो दुखद बात है। इतनी फैक्ट्रियां हैं। अकेले टाटा नगर की बात हम करें, अकेले टाटा नगर 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां हैं वहां। अब हमारे पास कंपनियां, मान लीजिए बोकारो है, हमारे यहाँ हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, इस सब को जिंदा करने की जरूरत थी अजय जी। इन 24 वर्षों में एक नई फैक्ट्री तक नहीं लगा पाया। मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने बोला है, साधुवाद अर्जुन मुंडा जी को, जिन्होंने झारखंड को जापान बनाने की कोशिश की, लेकिन लोग, यहाँ के स्थानीय नेता, बाहर के लोग नहीं, लोगों ने कहा जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। ये क्या बात हुई भाई? अरे जिस जमीन पर उत्पादन नहीं हो रहा है वहां फैक्ट्री ही लगेगी ना, हर हाथ को रोजगार ही मिलेगा ना। झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए किया गया ना, तो फैक्ट्रियां लगती तो हर हाथ को काम मिलता, हर फैक्ट्री में। संजय जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। फिर जो आपने कहा, पर जो पलायन की बात आपने की है, पलायन अगर विकास के लिए हो कि चलो ठीक है यहाँ भी मेरा पेट भर रहा है, थोड़ा और ग्रोथ के लिए मैं किसी आगे बढ़ता हूँ, हर कोई बढ़ता है, हर कोई विकास के लिए और आगे की तरफ सोचता है। पर अगर पलायन मजबूरी में हो, पलायन बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन के कारण हो, जिसके बारे में रोज रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उस पे लगाम लगना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जबकि चुनाव सर पे है झारखंड में, हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात कर दी, पलायन की बात तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े तरीके से और बड़े स्ट्रांगली रेज किया अपने हजारीबाग के चुनाव इलेक्शन स्पीच में। मेरा कहना है, आपसे पूछना है इनफैक्ट कि, और ये भी कहना है कि अगर इलेक्शन के दौरान हम राजनीति पे ना बात करें, तो हम आपके साथ राजनीति, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके बारे में थोड़ी सी देर चर्चा कर ले, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को भी एक क्लैरिटी मिल जाए कि आज की तारीख में झारखंड में कहाँ पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड करते हैं और क्या उनकी सोच क्या है, और जनता तो शांत रहता है अंतिम दिन तक। तो देखते हैं वोटर्स का क्या रुझान होगा, वोटर्स किस तरफ मूव करेंगे। 3 मुद्दों पे मैं आपसे पॉलिटिकली अपने व्यूअर्स के बारे में जानना चाहूंगा। एक तो जेएमएम कांग्रेस इंडिया अलायंस जिसको कहा, जेएमएम लेड, उसमें जहां तक रिपोर्ट्स आ रही हैं बड़ा डिफरेंसेस आना शुरू किया है। मोहम्मद मीर जो कांग्रेस के एआईसीसी के झारखंड के इंचार्ज हैं, उनका कहना कि अगर हम 25-30 सीट ले आते हैं तो हम सोचेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा और हम अपना चेहरा सामने लाएंगे। या फिर उन्होंने रोटेशनल चीफ मिनिस्टर की बात की, कहा कि अगर 25-30 सीट मिल जाता है, जिसपे जेएमएम के सुप्रियो ने और जेएमएम के और बड़े नेताओं ने खुलकर कह दिया कि 81 का 81 हम लड़ सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं डिफरेंस। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, जमशेदपुर पश्चिमी वेस्ट सीट को आप ले लें, जहां से 2 कद्दावार नेता बीजेपी के लड़ाक हैं। एक तो बीजेपी छोड़कर उन्होंने अपनी छोटी पार्टी बना ली थी, इंडिपेंडेंट जीते थे, सरजू राय जी। दूसरा रघुवर जी जो आज की तारीख में महामहिम है, गवर्नर है, उनके वापस आने की भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि ही विल कम बैक इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। सरजू राय जी ने जेडीयू का दामन थाम लिया, क्योंकि उनको लगा कि बीजेपी तो सीट देगी नहीं, जैसा उनको लगा, और जेडीयू के अलायंस में शायद उनको पश्चिम सीट मिल जाए, बिकॉज ही इज एन इंडिपेंडेंट सिटिंग एमएलए। तो ये राजनीति में जो खेल चल रहा है, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, और साथ में जनता किस तरफ नजर रखे, और
जो चक्रव्यूह है पॉलिटिक्स देखिए का झारखंड में? देखिए अजय जी, झारखंड में दो ही पार्टियां आप ऐसे समझ लीजिए, एक को आप एनडीए मान लीजिए, दूसरे को यूपीए मान लीजिए, जिसको आजकल महागठबंधन कहा जा रहा है। ये दो मान लीजिए, और दोनों अंतर कलह से जूझ रही हैं। ऐसा नहीं है कि अंतर कलह नहीं है। आपने मीर साहब की जो बात की, ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो 32 सीट पर 30 सीट पर लड़ते हैं, 25 सीट आएगी तो 50%, मतलब 27-28 महीना आप शासन करेंगे, 27-28 महीना हम करेंगे। ये कंप्लीट राजनीतिक बात है। दूसरी तरफ आप चले आए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहें या एनडीए कहें, आयातित नेताओं का जमावड़ा हो जा रहा है, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे मधु कोड़ा हो, चाहे चंपई सोरेन हो। आज जिन पर चार्ज हुआ था, हुसैनाबाद विधायक होते हैं कमलेश सिंह, इन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है, जेल भी जा चुके हैं। वो सुने हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो स्थितियां ऐसी हैं कि अंतर कलह से सब जूझ रहे हैं, और जनता भी इन चीजों को देख रही है कि अगर किसी किसी चलते, जैसे अभी चिराग पासवान भी दावा ठोक रहे हैं, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। जदयू कह रही कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, और भारतीय जनता पार्टी इस मिजाज में है कि 70 सीट पर हम लड़ेंगे, 7 या 8 सीट हम जदयू को देंगे, 1 या 2 सॉरी आजसू को देंगे, 7 या 8 सीट आजसू को देंगे, और बाकी जो सीटें बचेंगी 1-2 सीट जदयू को दे करके हम लोग सल्टा करेंगे। स्थितियां ये भी बन रही हैं कि जमशेदपुर पश्चिम से सरजू राय को, मतलब जदयू को सीट दे दिया जाएगा, जमशेदपुर पूरब को अपने पास रख लिया जाएगा। इस बीच एक बड़ी घटना हुई है। ढुल्लू महतो जो धनबाद से सांसद होते हैं, अभी जमशेदपुर गए थे और उन्होंने सवर्णों के अगेंस्ट बयान दिया। ये वही ढुल्लू महतो हैं जिनके अगेंस्ट झारखंड के डीजीपी ने 43 आरोप पत्र दाखिल किए थे कि इन पर 43 मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं। तो इसका असर इन लोगों का जो खींचतान एनडीए का चलेगा, उसको भी जनता समझ रही है कि कहीं मध्य प्रदेश के हालात मत हो जाएं कि चुनाव जीत जाने के बाद विधायक लेकर के भागा भागी का हालचाल हो गए, छत्तीसगढ़ का हाल मत हो जाए, राजस्थान का हाल मत हो जाए। क्योंकि इनके यहाँ लाइसेंसी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा है, चंपई सोरेन है और मधु कोड़ा है। ये 4 तो अभी हैं, और जिनका चर्चा किया आपने, रघुवर दास जी अभी उड़ीसा के गवर्नर। कहीं ना कहीं से आज भी रघुवर दास की राजनीतिक पैठ झारखंड में है। इनके भी शुभचिंतक हैं, इनके भी लोग हैं, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढुल्लू महतो ने सवर्णों के बारे में जो कुछ कहा, उससे वहां के सवर्ण नाराज हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुवर दास के सगे भगना दिनेश जी हैं, जो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बैठे रहे। तो अभी इन लोगों का जो भी है, पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है कि किस तरह से जाए। अब इधर हम चले आए महागठबंधन में। यहाँ मीर जी ने जो कहा कि हम 50-50 रहेंगे, तो ये प्रैक्टिकल तो कर चुकी है ऑलरेडी भाजपा पहले ही। आप याद करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ इन्होंने किया था कि 6 महीना तुम मुख्यमंत्री बनो तो 6 महीना हम बने। तो ये क्या, किस तरह का प्रयोग है भाई? 6 महीना तो समझने में ही लग जाता है कि क्या है, कैसे है। तो ये दोनों पार्टियां, चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, एक अंतर द्वंद से जूझ रही है। अब हम बता दें कि अब ये 4 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में है, इनके समर्थक भी हैं। तो एक आपस में कहीं टकराए मत, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। अब रही बात जेएमएम और कांग्रेस की, तो मीर जी ने जो बयान दिया है तो वो यूटर्न भी ले लिए हैं। अब यूपीए में राष्ट्रीय जनता दल लालू की पार्टी भी है, इनके एक विधायक जीते हैं, सत्यानंद भोक्ता, अभी लेबर मिनिस्टर हैं, उद्योग में उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो चतरा से जीते हैं। उसके बाद माले है, जिसके विधायक विनोद सिंह है, अभी जेएमएम है। उसके बाद कांग्रेस इनका बड़ा सहयोगी है। अगर ये लोग मिल करके चुनाव लड़ेगा तो टक्कर एनडीए को मिलेगा अजय जी। एनडीए चाहे अमित शाह जी आ जाए, लगातार हेमंत बिश्व शर्मा अड्डा बनाए हुए हैं, लेकिन महागठबंधन इनको टक्कर देगा। क्योंकि आप पुराने अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, टोटल यहाँ 28 सीट ट्राइबल के लिए रिजर्व है, एक सीट भी ये लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। 28 के 28 में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी ही रही।
तो ये सब चीजें अब तो चुनाव के पास आसपास किस तरह का ये लोग मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, किस तरह की स्थितियां मिशन क्या पैदा हो बनेगा रही वो है, अभी, हाँ। ये तो बतेगा। अब रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सभा में भीड़ आने की, तो भीड़ तो नरेंद्र मोदी जी अपना कद इतना बड़ा किए हुए हैं तो कुछ लोग स्वतः देखने आ जाते हैं। और आजकल तो एक ट्रेंड चल निकला है कि बस में भर करके लोगों को पहुंचाया जा रहा है, चाहे जो लोग हों, चाहे जो जो पार्टियां हों, लोग की बात ना करें, चाहे जो पार्टियां हों, वो खाना पीना के साथ साथ अब क्या होता है, अब सार्वजनिक रूप से बोलना किसी के लिए उचित नहीं है। हम लोग पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए कहेंगे नहीं, लेकिन ये सच है कि भीड़ जुटना और भीड़ को मतदान में कन्वर्ट करवा लेना अपने पक्ष में आज के दिन में टफ हो गया है अजय जी। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले भीड़ आती थी तो उनके पक्ष में लोग उतरते भी थे। अब तो वही लोग आते हैं एनडीए के सभा में और वही लोग आ जा रहे हैं यूपीए की सभा में, जिससे ये कयास लगा लेना या पूर्वानुमान करना थोड़ा कठिन दिखलाई देता है अजय जी। शायद मेरी बातों से आप सहमत भी होंगे। जी जी, एकदम पूरी तरह से आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। और जाते जाते मैं आपसे एक अंतिम आपके विचारों को जानना चाहूँगा। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन जिस पे आप बताएं कि हर जगह कोशिश होती है जब एक पार्टी 10 साल या लंबे समय तक राज करता है, दूसरा नहीं करने की स्थिति या जीतने की स्थिति में नहीं रहता है, 2 टर्म 3 टर्म, तो आम जो नेता होते हैं, जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं या फिर ऑक्सीजन पे होते हैं, उनकी एक ख्वाहिश होती है, उनकी भी सत्ता लोग तो सबको होता है, एक बार राजनीति में आ गया तो वो छोड़ता नहीं है मरते तक। तो उनकी कोशिश होती है एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने की। ये जैसे होता है ना बरसात के साथ, मैं समझ रहा हूँ कि एनडीए यूपीए से अलग एक थर्ड फ्रंट की बात थर्ड जो हो फोर्स, रही है। जैसे बिहार में जन स्वराज खड़ा हुआ, झारखंड में एक नाम आ रहा है जनमत, जिसमें कि पुराने झारखंडी के नाम आए, कृष्णा आए हैं, कृष्णा माडी हैं, शैलेंद्र महतो हैं, सूर्य सिंह बेसरा हैं, इस तरह के लोग। क्या आज की तारीख में जनता इनको कोई तरजीह देगा या इनका क्या स्टैंडिंग है आज की तारीख देखिए में? अजय जी, साफ शब्दों में मैं कहूँ तो शैलेंद्र महतो जी जमशेदपुर से सांसद रह चुके हैं। बदले में जब उनकी पत्नी आई आभा महतो, वो भी जमशेदपुर से सांसद रह चुके हैं। सूर्य सिंह बेसरा का नाम लिया, वो एक बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन अभी ये लोग पुराने हो गए और अभी का जो ट्रेंड चल निकला है तो उसमें ये लोग कितने कितने सफल हो पाएंगे, ऐसे थर्ड फ्रंट कहीं ठोस नजर नहीं आ रहा है। जो कोशिश करेंगे लोग, लड़ाई एनडीए वर्सेस यूपीए की ही है। अब यूपीए में चाहे जितनी पार्टियां हों और महागठबंधन में चाहे जितनी पार्टियां हों, टकराहट इन्हीं दोनों के बीच है और यही लोग अपना काम करेंगे और जनता भी इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनेगी, ऐसा आज दिखाई दे रहा है। अब अ, अ, मतदान के समय या चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि ऊंट किस किस करवट को बैठ रहा है या ऊंट किस करवट जा रहा है। ये उसी वक्त पता चल पाएगा अजय जी। अभी इन विषयों पर कुछ कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी या फिर कहने के बाद थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो अपने अनुभव पर सवाल उठेंगे, चाहे आपका अनुभव पर सवाल उठे चाहे मेरे अनुभव पर। तो चुनाव की घोषणा होने दीजिए। अभी तो एक बात आई, ये बात भी पुरानी ही है। माटी मिट्टी रोटी का जो सवाल जो खड़ा हुआ है, ये पुराना ही बात है, इसमें नया कोई बात नहीं है। नया बात में अभी बांग्लादेशी घुसपैठ पर जो चर्चाएं हो रही हैं, ये बिल्कुल नई बात है। तो नई बात ये बांग्लादेशी घुसपैठ पर नकेल देने का काम केंद्र सरकार का ही है। इस बात को चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो लगातार बोल रहा है। कांग्रेस के मंत्री होते हैं ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी, वो भी यही बात कह रहे हैं कि तो का मामला केंद्र का बन रहा है और झारखंड को बदनाम किया जा रहा है, ये उनका कहना है इरफान अंसारी जी का। तो ये अब चुनाव के बाद ऊंट किस करवट बैठता है, इसको थोड़ा देखना है अजय जी। और हम अपने आपके दर्शकों को हम बताएंगे जब जब कि हाँ क्या स्थितियां हैं और किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। क्योंकि अब तो दुर्गा पूजा आ गया, मैक्सिमम लोग दुर्गा पूजा में लीन हो गए। इधर बड़े ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, फिर छठ आएगा, फिर दिवाली आएगा। तो स्थितियां यही है अजय जी। चलिए संजय जी, आज
के इस चर्चा को समाप्त करते हैं हम, और आपकी बातों से सहमत होते हुए मैं 2-3 चीज़ों पे फिर आपके पास आऊँगा, खास करके जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिस पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही जोर डाला है, या हालांकि फैक्ट है कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो बांग्लादेश से हो रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा, और करते भी हैं। केंद्र का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेट को सिर्फ ब्लेम करना गलत होगा। स्टेट का रोल ये हो सकता है कि जो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं उनको बसाते हैं, गलत कागजात उपलब्ध करा के। ऑफिशियल्स, वहां भी ऑफिशियल्स की बात आती है। सिस्टम करप्शन, 3 लाख से अजय 3 लाख से ज्यादा घुसपैठी असम से भागे हैं। तो सिर्फ अगर वहां से भागे तो असम से जो भागे तो सबसे पहला कौन सा जगह आएगा? अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पश्चिम बंगाल आएगा, उसके बाद बिहार आएगा, तब झारखंड आता है। तो हर स्टेट को नकेल देने की जरूरत है इस तरह के घुसपैठ को। ऐसा नहीं कि, और इसके लिए कड़े कानून बना करके अगर काम किया जाए तो बांग्लादेशी कहाँ आएंगे? निस्संदेह वो लाभ उठा रहे हैं। गलत नहीं है, ये बातें आई हैं तो जहां धुआं है वहां, जहां आग है, जहां धुआं है वहां आग है। तो बांग्लादेशी घुसपैठ है अजय जी, इसे कहना गुरेज नहीं है। आप दिल्ली में रहते हैं, बताइए आपके यहाँ बांग्लादेशी है कि नहीं है? बिल्कुल है बांग्लादेशी। इस पर सिर्फ राजनीति की बात करने से नहीं होगा, इसको नकेल देने की जरूरत है। अभी जो हंगामा हुआ बांग्लादेश में, फिर वहां से भगदड़ मची, मैक्सिमम लोग वहां से, कई लोग भागे, भागने का कई कोना है। झारखंड से सटा हुआ पाकुड़ इलाका, झारखंड का एक विधानसभा क्षेत्र होता है पाकुड़, पाकुड़ से सटा पड़ता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से उधर से भी लोग आते हैं, भागते हैं। मात्र 101 किलोमीटर की दूरी पर अडानी का एक पावर प्लांट है जो कि सीधे पूरी बिजली देता है, बांग्लादेश को ही बिजली जाती है। तो सीमावर्ती इलाकों को चेक करने का, नकेल देने का, चिन्हित कर करके, पनिश करके, जबरन भेजने का, इसमें जनता की भी अहम भूमिका है। जैसे गांव में कोई कैसे आकर के बस गया, वहां के मुखिया क्या कर रहे हैं वो बताएं, सरपंच क्या कर रहे हैं वो बताएं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं वो बताएं। उनको चिन्हित कर करके और तुरंत लोकल थाने को देने की जरूरत है। अजय जी, सही बात, सही आपने कहा कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की बात अगर हो रही है, बांग्लादेशी लोगों घुसपैठ की जो बात हो रही है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों का कहीं ना कहीं रोल है, और आम जनता इससे परेशान है। मुद्दा बनाया जा रहा है, शायद चुनाव के लिए इसको पूरे तरीके से जोर शोर से हर पॉलिटिकल पार्टी उठाएगा, और इसके साथ जितना हो सकता है वोट और सत्ता में आने की कोशिश लोगों की होगी। चलिए, इस पे फिर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे संजय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और आपने ऑलमोस्ट सारे मुद्दों पे बड़े तरीके से बातों को रखा, और हम उससे सहमत भी हैं। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।